गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट लेक्चर में जैसा कि हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था ऑक्सीजन का परिवहन। तो ऑक्सीजन का परिवहन हमने समझा लास्ट लेक्चर में। तो हम अब उसको एनसीईआरटी से आज देखने वाले हैं कि एनसीईआरटी में उस ऑक्सीजन के परिवहन के बारे में क्या बताया है। वही जो हमने पढ़ा है वही ग्राफ है ये। इस ग्राफ को क्या नाम दिया हमने? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र। क्या नाम दिया इसको? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र इसे कहा है। यहां जो नीचे की तरफ लिया है वो लिया है PO2। नीचे की तरफ क्या है? PO2, ऑक्सीजन का आंशिक दाब PO2। और इधर लिया है ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन का संतृप्तता प्रतिशत। वही ग्राफ आया है, एस आकार का ग्राफ है, सिग्मोइड ग्राफ है। और हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? आरबीसी में। लोह युक्त वर्णक है, आयरन युक्त वर्णक है। हीमोग्लोबिन के साथ उत्क्रमणीय रिवर्सिबल ढंग से ऑक्सीजन आकर जुड़ती है। जैसा मैंने बताया आपको, प्रत्येक हीमोग्लोबिन के अणु से 4 O2 अणु, मैंने बताया था हीमोग्लोबिन के 4 हाथ, O2 जुड़ती है। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का बंधन प्राथमिक तौर पर आंशिक दाब से संबंधित है। आंशिक दाब से संबंधित है प्राथमिक रूप से, जिसलिए हमने देखा PO2 PCO2। CO2 का आंशिक दाब, हाइड्रोजन आयन सांद्रता और तापक्रम कुछ अन्य कारक हैं जो इन संबंध को बाधित कर सकते हैं। तो कौन कौन से संबंध है? CO2 का आंशिक दाब, ऑक्सीजन का आंशिक दाब, H+ आयन की सांद्रता और तापक्रम, ये 4 कारक मैंने बताए थे जुड़ने और टूटने के लिए आवश्यक है। तो यहाँ सीधा लिखा है, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से प्रतिशत संतृप्तता PO2 के सापेक्ष आलेखित करने पर सिग्मोइड कर्व प्राप्त होता है। इस कर्व को सिग्मोइड कर्व नाम दिया है, जैसा हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया। इस वक्र को वियोजन वक्र कहते हैं, जो कि हीमोग्लोबिन O2 बंधक को प्राथमिक प्रभावित करने वाले कारक PCO2 H+ सांद्रता आदि घटकों के अध्ययन में अत्यधिक सहायक है। वही की वही लाइन है जो मैंने आपको कल समझाई थी। थोड़ा सा ऊपर चढ़ते हैं। कुपिकाओं कुपिकाओं में जहां उच्च PO2 अधिक, CO2 कम, H+ सांद्रता कम, और यहां से अगर देखें तो तापक्रम निम्न होता है, मतलब तापक्रम भी क्या हुए? कम। वहां ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए सभी घटक अनुकूलित है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है तभी जब ये एक O2 ज्यादा हो और बाकी तीनों क्या हो? कम। सब हमने वही लिखा हुआ। जबकि ऊतक में ये क्रम बदल जाएगा, PO2 कम हो जाएगी, ये सब बढ़ जाएंगे। ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के वियोजन के लिए अनुकूलित है। ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? वियोजन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से टूट जाएगी। कहां पर? ऊतक में। और वो कुपिका में हुआ था, जैसा मैंने आपको बताया। स्पष्ट है कि O2 हीमोग्लोबिन फेफड़ों की सतह पर बनता है और ऊतकों का वियोजन हो जाता है। प्रत्येक 100 ml ऑक्सीजनित रक्त जो है, 100 ml जो प्योर ब्लड है, उसमें क्रियात्मक ऊतक को लगभग 5 ml O2 प्रदान करता है। 5 ml, 100 ml रक्त, शुद्ध रक्त 5 ml O2 को क्या करता है? संवहन करता है, परिवहन करता है। ये यहां से समझाया है। ये एनसीईआरटी से हमने टेली कर लिया है। जो हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था उसको हमने किससे टेली कर लिया है? एनसीईआरटी से। अब हम देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। तो इसको समझते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन को। आज का टॉपिक है हमारा CO2 का परिवहन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? CO2 का परिवहन। CO2 का परिवहन कैसे होता है वो अब यहाँ पर हम समझने वाले हैं। 3 माध्यम मैंने बताए थे। पहला है 20 से 25% CO2
हीमोग्लोबिन। 70% CO2 बाइकार्बोनेट। 7% CO2 प्लाज्मा। घुलनशील। तो CO2 का यदि हम परिवहन देखें तो CO2 के परिवहन में 20 से 25% CO2 को ले जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन ले जा रहा था 97%, और हीमोग्लोबिन जो है CO2 का परिवहन कर रहा है 20 से 25% CO2 का क्या कर रहा है परिवहन, जबकि वहीं पर 70% सर्वाधिक 70% बाइकार्बोनेट कर रहा है परिवहन, और 7% क्या कर रहा है प्लाज्मा में घुलनशील। जबकि ऑक्सीजन प्लाज्मा में घुलनशील था लेकिन 3%, और ये कितना है 7%। तो इन सब को हम आरबीसी के माध्यम से समझेंगे किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट होता है CO2 का, इसको समझने वाले हैं हम। एक चित्र के माध्यम से इसको समझेंगे हम। ये हमारी यहाँ पर रक्तवाहिनी, ये है रक्तवाहिनी, ये हमारा कोशिका, और ये है इसमें आरबीसी। और ये हमारी कोशिका। अब यहाँ हो क्या रहा है उसको समझने वाले हैं। यह है कोशिका, और यह है हमारी आरबीसी, और यह है रक्तवाहिनी। अब पूरी प्रक्रिया को यहां से समझेंगे हम, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी कैसे CO2 का परिवहन करता है रक्त। यह है रक्त का प्लाज्मा, इधर वाला जो भरा हुआ द्रव्य है वही रक्त का क्या है प्लाज्मा, और ये आरबीसी रक्त कोशिका। अब जो इधर से CO2 आएगी और इधर से CO2 घुलनशील हो जाएगी किसमें प्लाज्मा में, कितना प्रतिशत 7%। तो 7% जो CO2 कोशिका में उत्पन्न हुई थी वो कहाँ आई रक्त की प्लाज्मा में, और प्लाज्मा में वो क्या हो गई घुलनशील। तो पहला तो ये हो गया हमारा रक्त में घुलनशील हो गई CO2 7% प्लाज्मा में। दूसरी CO2 यहाँ आई कहाँ पर आरबीसी के अंदर, और आरबीसी के अंदर ये जुड़ गई हीमोग्लोबिन से और बना लिया इसने HbCO2। इसे कहा जाता है कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। क्या नाम दिया इसको कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन HbCO2। कुल ये कितना है, कुल देखें अगर इससे कितना प्रतिशत हो रहा है ट्रांसपोर्ट, तो इससे हो रहा है 20 से 25%। इससे क्या हो रहा है ट्रांसपोर्ट, किसके द्वारा कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के द्वारा HbCO2 के द्वारा। किसी आरबीसी के अंदर और CO2 क्या कर गई है प्रवेश, और जब और CO2 प्रवेश करेगी वो CO2 यहाँ रिएक्शन करेगी जल के साथ, किसके साथ जल के साथ, और वो बनाएगी H2CO3।
क्या बना देगी यहाँ पर H2CO3। और ये जो H2CO3 है, ये H2CO3 फिर टूट जाएगा H प्लस CO3 माइनस आयन प्लस H प्लस आयन में, और ये HCO3 माइनस आ जाता है प्लाज्मा में। कौन प्लाज्मा में आ गया? HCO3 माइनस आयन। इधर यहां पर उपस्थित होता है NaCl। NaCl में से ब्रेकडाउन होकर यह बनता है Na प्लस और Cl माइनस। ये Na प्लस यहां आएगा और बना देगा NaHCO3, और इस NaHCO3 को हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके द्वारा कितना प्रतिशत हो रहा है ट्रांसपोर्ट? 70% क्या हो रहा है ट्रांसपोर्ट। किस रूप में? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये HCO3 माइनस जो है कार्बोनेट आयन, कार्बोनियम आयन जो है, ये आरबीसी से निकलकर कहाँ आता है? प्लाज्मा में। इससे जुड़ता है सोडियम और बना देता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसके द्वारा 70% परिवहन हो रहा है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। यहाँ बचा हुआ है Cl, और ये Cl आयन जो है ये जाता है आरबीसी के अंदर, और ये जुड़ेगा किसके साथ? K प्लस आयन के साथ, और दोनों मिलकर बना लेंगे KCl। दोनों मिलकर क्या बना देंगे? KCl। तो ये Cl आयन अंदर जाएगा और HCO3 माइनस बाहर आएगा। इसी को हम नाम देते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्या बोल देते हैं इसको? क्लोराइड शिफ्ट। इसी को हमने एक नाम दिया है। क्या नाम दिया है? क्लोराइड शिफ्ट। इस HCO3 माइनस आयन बाहर आया, तो उसको मेंटेन रखने के लिए Cl माइनस आयन कहाँ गया? आरबीसी के अंदर, और इसी को हमने नाम दिया है क्लोराइड शिफ्ट कहा गया। तो ये 3 तरीके से रक्त इस CO2 का परिवहन करता है। 7% CO2 किस रूप में जाएगी? घुलनशील रूप। किसमें? प्लाज्मा में। 20 से 25% CO2 कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के साथ जाएगी, और 70% CO2 किस रूप में जाएगी? सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में यहाँ से परिवहन करेगी। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर कि यहाँ 100 ml अशुद्ध रक्त, शुद्ध नहीं है क्योंकि CO2 वाला है, इसलिए बोला जाएगा अशुद्ध रक्त 4 ml CO2 का क्या करता है? परिवहन। 100 ml अशुद्ध रक्त 4 ml CO2 का क्या करता है? परिवहन। जबकि हमने O2 के परिवहन में देखा 100 ml शुद्ध रक्त, वहां शुद्ध नहीं था, शुद्ध रक्त 5 ml CO2 का क्या कर रहा था? परिवहन। और यहाँ पर 100 ml अशुद्ध रक्त 4 ml CO2 का क्या कर रहा है? परिवहन। तो ये यहाँ से परिवहन की बात हो गई। ये पूरा किसका परिवहन देखा हमने? CO2 का परिवहन देखा। चलो थोड़ा एनसीईआरटी से इसको टैली कर ले अब हम। यहाँ एनसीईआरटी से टैली करने से पहले इसमें ये जो अभिक्रियाएं हुई है, यहाँ वाली ये जो अभिक्रियाएं हुई है, ये आरबीसी के अंदर हुई है, CO2 और H2O का मिलना। तो इस अभिक्रिया को थोड़ा हम समझ लेते हैं एक बार। यहाँ पर CO2 प्लस H2O, ये दोनों जुड़ेंगे एक एंजाइम की उपस्थिति में, और उस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की उपस्थिति में दोनों जुड़कर बनाएंगे यहाँ पर H2CO3 कार्बोनियम आयन, कार्बोनेट, और इससे यहाँ निर्मित फिर होगा वही कार्बोनिक एनहाइड्रेस,
एंजाइम की उपस्थिति में यहां बनेगा H प्लस प्लस HCO3 माइनस आयन, और ये जाएगा कहां पर, आरबीसी के बाहर, जबकि ये सब चल कहां रहा है, आरबीसी के अंदर। तो आरबीसी के अंदर एक महत्वपूर्ण एंजाइम है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, और ये एंजाइम सर्वाधिक मिलेगा आरबीसी के अंदर, कुछ मात्रा में मिल सकता है प्लाज्मा में, रक्त प्लाज्मा में, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में कहाँ मिलेगा, आरबीसी में। ये विशेष तौर से ध्यान रखना है, आरबीसी के अंदर सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला जो एंजाइम है वो कौन सा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। फिर HCO3 के साथ जुड़ जाता है Na प्लस, यह रक्त के प्लाज्मा में, और यहां बना देता है NaHCO3, जिसे हम नाम देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है बेटा यहां तक। अब हम करते हैं इसको टेली एनसीईआरटी से। चलो एनसीईआरटी से देख ले क्या बोल रही है एनसीईआरटी, वही बात बोलेगी। CO2 हीमोग्लोबिन द्वारा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन से 20 से 25% वन के रूप में करती है। CO2 आंशिक दाब से बंधित होती है। PO2 इस बंध को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक है। PO2 इस बंध को प्रभावित करने वाला क्या है, मुख्य कारक, क्योंकि यही कारक के कारण तो ये हीमोग्लोबिन के साथ कौन जुड़ पाएगी, CO2। ऊतकों में उच्च CO2, ऊतकों में CO2 उच्च होगी और निम्न की अवस्था होने पर ही हीमोग्लोबिन से CO2 का बंधन हो पाएगा। मतलब हीमोग्लोबिन ने सीधे शब्दों में O2 का साथ तभी छोड़ा जब CO2 की मात्रा बढ़ी। CO2 की मात्रा बढ़ी तो हीमोग्लोबिन ने O2 का साथ छोड़ा और CO2 का साथ पकड़ लिया। तो CO2 की उच्च आंशिक दाब पर और निम्न PO2 की अवस्था में ही हीमोग्लोबिन किसके साथ बंधन बनाता है, CO2 के साथ। और जबकि कुपिकाओं में जस्ट इसका क्या होगा, उल्टा, जो वहां देखा हीमोग्लोबिन वाले में ऑक्सीजन के परिवहन में वैसा उल्टा हो जाएगा। कुपिकाओं में PCO2 क्या रहे, PCO2 कम हो जाएगा और PO2 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तब कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन से CO2 का क्या होने लगेगा, वियोजन, टूटने लगेगा। अर्थात ऊतकों में हीमोग्लोबिन से बंधित CO2 कुपिकाओं में मुक्त हो जाती है और कुपिकाओं में क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। पूरा उल्टा होगा, जैसा O2 के परिवहन में हुआ था उसका जस्ट उल्टा यहाँ CO2 के परिवहन में होगा। एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस की सांद्रता लाल रक्त कणिकाओं में उच्च और प्लाज्मा में अल्प होती है। अभी मैंने बताया कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की मात्रा किसमें ज्यादा रहेगी, रक्त में, रक्त कणिका आरबीसी के अंदर, और अगर हम प्लाज्मा में देखें तो इसकी जो मात्रा है वो बहुत क्या होगी, कम होगी। अभी जैसा मैंने आपको बताया एंजाइम से निम्नलिखित प्रक्रिया, अभी मैंने बताया CO2H2O, H2CO3 और HCOH CO3 माइनस और H प्लस आयन, और ये जाकर प्लाज्मा में सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करता है। ऊतकों में उपचय के कारण PCO2 अधिक होने से CO2 रक्त आरबीसी और प्लाज्मा में विसरित हो जाती है, वही गई जैसा मैंने अभी बताया, और HCO3 H प्लस आयन बनाती है। और कुपिकाओं में PCO2 कम होने से प्रतिक्रिया की दिशा विपरीत हो जाती है, जिससे CO2 और H2O बनते हैं, और CO2 और H2O का क्या होता है, निर्माण, जुड़ने लगते हैं। थोड़ा और ऊपर देख लें अब इसको। कुपिकाओं में PCO2 होने लगती है जिसके विपरीत दिशा हो जाती है, जिससे CO2 और H2O बनते हैं, और इस तरह कार्बोनेट के रूप में ऊतक स्तर पर ग्रहित ट्रेप्ड और कुपिका तक परिवहित कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ पुनः CO2 के रूप में मुक्त हो जाती है। जिस तरह से बाइकार्बोनेट आयन बना वही आयन फिर से क्या हो जाने लगता है, टूटने लगता है। तो पहले ट्रांसपोर्ट होगी और कुपिकाओं में जाकर ये क्या हो जाएगी, टूटने लगेगी। कुपिकाओं में CO2 कम होने से प्रतिक्रिया की दिशा विपरीत हो जाती है। जब ये बाइकार्बोनेट कहाँ पहुंचता, सोडियम बाइकार्बोनेट कुपिकाओं में, तो वहां CO2 की मात्रा क्या हो जाती है, कम,
इसीलिए प्रक्रिया विपरीत हो जाएगी और CO2 और H2O बनते हैं, फिर से CO2 मुक्त होने लगेगी और ये निर्माण होगा और CO2 कहाँ चली जाएगी? कोशिकाओं में। और प्रति 100 ml विऑक्सीजनित रक्त, अशुद्ध रक्त CO2 की लगभग 4 ml मात्रा का क्या करता है? परिवहन करता है। यही मैंने अभी बताया आपको। तो ये पूरा का पूरा जो टॉपिक था, ये किससे संबंधित था? ये पूरा जो टॉपिक था यहाँ पर, ये संबंधित था O2 CO2 के परिवहन से संबंधित, और CO2 का परिवहन अभी हमने यहाँ से समझा। अब हम अगला टॉपिक जो यहाँ से समझेंगे, श्वसन का नियमन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। श्वसन का नियमन कैसे होता है? चलो इसको समझ लेते हैं हम। श्वसन का नियमन, श्वसन का नियमन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, इसे हमने कहा है श्वसन का नियमन। श्वसन का नियमन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। चलो अब इसको समझे। यहां पर दो तरीके से श्वसन का नियमन होता है। श्वसन को नियंत्रित करने वाले यहाँ पर दो तंत्र है, दो तरीके से होता है। पहला हम जो लिख रहे हैं वो है तंत्रिका तंत्र, और दूसरा है यहाँ पर रासायनिक तंत्र। दो तंत्र द्वारा श्वसन का क्या होने वाला है? नियमन। एक है तंत्रिका तंत्र और दूसरा है रासायनिक तंत्र। तंत्रिका तंत्र में काम करते हैं यहाँ पर नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स काम करते हैं, और रासायनिक तंत्र में यहाँ पर काम करेंगे कुछ केमिकल्स, रसायन काम करेंगे यहाँ पर। तो पहले हम देख लेते हैं तंत्रिका तंत्र। बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा मैं आपको। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये तंत्रिका तंत्र में दो भाग में मैंने इसको बांटा है। यहां से एक को मैं यहां नाम दे रहा हूं मेडुला ओब्लांगेटा, एक को मैंने क्या नाम दिया है? मेडुला ओब्लांगेटा, और दूसरा जो है यहाँ पर वो है पोन्स वेरुलाई। इसको हमने यहाँ पर कहा है श्वसनीय लय केंद्र। श्वसनीय लय केंद्र कहा इसको, और इसको हमने कहा है न्यूमोटैक्सिक केंद्र। ये है मुख्य केंद्र, और ये श्वसन दर को बढ़ाता है या कम करता है। चलो समझ लेते हैं इनको यहां से। तंत्रिका तंत्र के कितने भाग लिए हैं हमने? दो। एक में मेडुला ओब्लांगेटा और दूसरे में है पोन्स वेरुलाई। मेडुला ओब्लांगेटा श्वसनीय लय केंद्र है, ये मुख्य केंद्र है। यहीं पर से सिग्नल लगातार कंटिन्यूअस जाएगा श्वसन के लिए, और हमारा शरीर क्या करेगा? श्वसन। मतलब यहाँ पर फेफड़ों में लगातार क्या होगा? श्वसन। तो ये मुख्य केंद्र है मेडुला ओब्लांगेटा। लेकिन पोन्स वेरुलाई क्या करता है? पोन्स वेरुलाई श्वसन की दर को बढ़ा सकता है और घटा सकता है।
जैसे ऐसा समझे कि अगर यदि पंखा है तो पंखे को लगातार जो करंट मिल रहा है जिससे पंखा चल रहा है वो है मेडुला ओब्लांगेटा। लेकिन हमने वहां पर लगा रखा है क्या, रेगुलेटर। उस रेगुलेटर से आप पंखे की चाल बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। वैसा है रेगुलेटर यहाँ पर कौन, पोन्स वेरोलाई। ये करंट की मात्रा को बढ़ा सकता है, घटा सकता है। करंट तो लगातार कौन देगा, मेडुला ओब्लांगेटा। लेकिन उसकी मात्रा को कम ज्यादा कौन कर सकता है, पोन्स वेरोलाई। जैसे आप डर गए या बहुत तेज आप दौड़े तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी। वो कौन बढ़ा रहा है, पोन्स वेरोलाई। कौन बढ़ा रहा है, पोन्स वेरोलाई। श्वसन की दर बढ़ गई वहां पर। तो मेडुला ओब्लांगेटा तो श्वसन को नियंत्रित करते ही करता है, पोन्स वेरोलाई उसमें क्या करता है, सहायक के रूप में काम करता है। दूसरा देख रहे हैं अब यहां से हम रासायनिक। और रासायनिक तंत्र पुनः दो भाग। महाधमनी चाप, एओर्टिक आर्च, और यहां पर है ग्रीवा धमनी, कैरोटिड आर्टरी। महाधमनी चाप और ग्रीवा धमनी, इन दोनों धमनियों में अगर हम देखें तो इन दोनों धमनियों के बीच में बढ़ जाता है CO2 की मात्रा व H+ आयन की सांद्रता। दो चीजें बढ़ रही इन दोनों महाधमनियों में, एक महाधमनी चाप में और एक ग्रीवा धमनी, कैरोटिड आर्टरी जो गले से कहाँ जाएगी, मस्तिष्क में, वो ग्रीवा धमनी। और एओर्टिक आर्च तो हम पढ़ने वाले हैं, ये हृदय के ऊपर, हृदय से शुद्ध रक्त लेकर शरीर में जाने वाली है। तो इन दोनों में अगर CO2 और H+ आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो ये जाकर सिग्नल देंगे किसको, ये सिग्नल देंगे, प्रेरित करेंगे लय केंद्र। और वो लय केंद्र कौन है, मेडुला ओब्लांगेटा। तो लय केंद्र कौन सा है, मेडुला ओब्लांगेटा। तो मेडुला ओब्लांगेटा लय केंद्र को ये प्रेरित करेंगे और मेडुला ओब्लांगेटा श्वसन की दर को क्या करेगा, नियंत्रित। तो इस तरह से ये रासायनिक तंत्र भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन मेन है तंत्रिका तंत्र और सहायक है कौन, रासायनिक तंत्र। और ये दोनों मिलकर श्वसन का क्या करते हैं, नियमन। दोनों मिलकर श्वसन का क्या करने वाले हैं, नियमन। चलो अब इसको हम पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी से टेली करेंगे। श्वसन का नियमन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ऊतकों की मांग के अनुरूप श्वसन की लय को संतुलित और स्थिर बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षमता है। श्वसन, ऊतकों की मांग, ऊतक किसकी मांग करेंगे, ऑक्सीजन की। ऊतकों को लगातार श्वसन करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो ऊतक मांग करते हैं ऑक्सीजन की, और श्वसन की लय को, लय बनाना है क्योंकि लगातार ऑक्सीजन देना है, तो इसको संतुलित और स्थिर बनाए रखने के लिए एक क्षमता है, जिस यह है नियमन तंत्रिका तंत्र द्वारा। पहला, तंत्रिका तंत्र द्वारा संपन्न होता है। मस्तिष्क के मेडुला क्षेत्र में श्वसन लय केंद्र विद्यमान है। मस्तिष्क का, ब्रेन का पार्ट है कौन, मेडुला ओब्लांगेटा, और इसी में क्या है, लय केंद्र। मुख्य रूप से श्वसन के नियमन के लिए उत्तरदायी है। मुख्य रूप से ध्यान रखना, मुख्य कौन है, मेडुला ओब्लांगेटा, मुख्य मेडुला ओब्लांगेटा है।
मस्तिष्क के पोन्स क्षेत्र में पोन्स वेरुलाई, जिसे श्वास प्रभावी श्वास अनुच्छन न्यूमोटेक्सिक केंद्र कहते हैं। ये न्यूमोटेक्सिक केंद्र अभी जो बताया था मैंने, जो श्वसन लय केंद्र के कार्यों को सुधार कर सकता है, संयत कर सकता है, सुधार कर सकता, संयत कर सकता है, मतलब वही रेगुलेटर जैसा, बढ़ा सकता है पंखे की चाल, कम कर सकता है, जैसा मैंने बताया, सुधार कर सकता है। इस केंद्र के तंत्रिका संकेत अंतः श्वसन की अवधि को कम कर सकते हैं। इस केंद्र के तंत्रिका संकेत अंतः श्वसन इंस्पायरेटरी की अवधि को कम कर सकते हैं और इस प्रकार श्वसन दर रेस्पिरेटरी रेट को क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। लय केंद्र के पास एक रसो संवेदी कीमोसेंसिटिव केंद्र लय केंद्र के लिए अति संवेदी होता है। तो ये तो हमने यहाँ जो पढ़ा अभी ऊपर वाला, ये पूरा का पूरा जो है ये तंत्रिका तंत्र वाला है, जिसमें मेन जो है वो कौन है, मेडुला क्षेत्र, मेडुला ओब्लांगेटा, जो श्वसन को लय केंद्र है जिसके पास वो नियमित करता है। और दूसरा है पोन्स वेरुलाई, जो है प्रवास प्रभावी न्यूमोटेक्सिक केंद्र है। और ये श्वसन, ये जो हमारा मेडुला ओब्लांगेटा है उसके कार्यों में सुधार कर सकता है और ये अंतः श्वसन की अवधि को क्या कर सकता है, घटा सकता है, अवधि को कम कर सकता है अंतः श्वसन की, और श्वसन की दर को परिवर्तित कर सकता है। अगला है हमारा अति संवेदी कीमो रसो संवेदी, दूसरा वाला है, ये पहला था और ये दूसरा। कीमोसेंसिटिव केंद्र लय केंद्र के लिए अति संवेदी होता है, लय केंद्र के लिए संवेदी है ये, जो CO2 और हाइड्रोजन आयनों के लिए अति संवेदी होता है। H+ आयनों के लिए अति क्या है, संवेदी होता है। अभी बताया था मैंने CO2 और H+ आयन, इन पदार्थों की वृद्धि से यह केंद्र सक्रिय होता है। यह पदार्थ की वृद्धि हो, अभी मैंने बताया था CO2 की वृद्धि और H+ आयन की वृद्धि हो, तो श्वसन प्रक्रिया में आवश्यक समायोजन करता है जिससे पदार्थ निष्कासित किए जा सके। महाधमनी चाप पहला बताया मैंने, और ग्रीवा धमनी चाप कैरोटिड आर्टरी से जुड़ी संवेदी संरचनाएं भी, इन दोनों से जुड़ी संवेदी संरचनाएं, इनमें ज्यादा संवेदन होगा, किसका, CO2 का और H+ आयन का। संवेदनाएं तो सब दूर होगी पर इनमें संवेदनाएं ज्यादा रहेगी, तो इनसे H+ और CO2 की सांद्रता के परिवर्तन को पहचान सकते हैं तथा उपचारात्मक कार्यवाही हेतु लय केंद्र को आवश्यक संकेत दे सकते हैं। लय केंद्र मतलब मेडुला ओब्लांगेटा को आवश्यक क्या देते हैं, संकेत। और श्वसन लय के नियमन में ऑक्सीजन की भूमिका बहुत ही महत्वहीन है, महत्वपूर्ण नहीं है, क्या है, महत्वहीन। CO2 की भूमिका इस लय केंद्र को श्वसन को स्टिमुलेट करने में महत्वपूर्ण है, ऑक्सीजन की नहीं है। सर ऑक्सीजन इतनी महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी उसकी भूमिका कम है, कारण है उसका कारण है बेटा, कारण ये है कि ऑक्सीजन की तो मात्रा कोशिका में कम हो चुकी है और किसकी मात्रा बढ़ गई है, CO2 की। घर में कूड़ा कचरा बढ़ जाए तो महत्व भूमिका किसकी रहेगी, कूड़े कचरे की, क्योंकि इस कूड़े कचरे को ही कहाँ फेंकना है, घर से बाहर। तो वहां भूमिका किसकी रहेगी, उसको कूड़े कचरे को साफ करवाने में, काम काज करवाने में, उस कूड़े कचरे की। वो कचरा बढ़ गया है, CO2 बढ़ी है, कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ऑक्सीजन निभाई चुकी, ऑक्सीजन तो खत्म ही हो चुकी है, साफ सफाई तो खत्म हो चुकी है, पूरा कूड़ा कचरा आ गया, तो उसी से संबंधित सारा काम चलेगा सफाई का। तो श्वसन को प्रभावित करने वाला मुख्य रूप से कौन होगा यहाँ पर, तो वो मुख्य रूप से जो होगा वो यहाँ होगा कौन, CO2। ये पॉइंट बताना चाह रहा है। तो ये हमने जो टॉपिक था श्वसन का नियमन, ये कंप्लीट किया है। अब इस चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक है हमारे पास श्वसन के विकार, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। टॉपिक है, हेडिंग है श्वसनीय रोग, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। और श्वसनीय रोग में सबसे पहला जो हमारा रोग है वो है दमा।
या अस्थमा। श्वसनीय रोग में सबसे पहला जो हमारा रोग आया है वो कौन सा है? दमा या अस्थमा। चलो इसमें देख लेते हैं कि दमा या अस्थमा में क्या होगा। श्वसनी व श्वसनिका का शोथ। श्वास लेने में कठिनाई, घबराहट व घरघराहट। यह एलर्जी अभिक्रिया। तो देख लेते हैं, समझ लेते हैं। दमा या अस्थमा जो है एक प्रकार की एलर्जी अभिक्रिया है। पहली बात तो समझ लें, ये एलर्जिक रिएक्शन से एलर्जिक अभिक्रिया है। मतलब सीधी बात करें तो ये एलर्जी की एक बीमारी है जिसको हमने क्या नाम दिया है? दमा। विभिन्न प्रकार की एलर्जियां होती हैं जिसमें एक एलर्जी का ही एक बीमारी है, वो कौन सी है? दमा। इसमें समस्या कहाँ आएगी? श्वसनी और श्वसनिका का शोथ होगा। हम जानते हैं ये है ट्रेकिया, श्वास नली। ये विभाजित होती है प्राथमिक श्वसनी या ब्रोंकाई में, फिर ये द्वितीयक में बटेंगी, फिर ये तृतीयक में बटेंगी और फाइनली एक पतली ट्यूब निकलेगी जिसको क्या नाम दिया है? श्वसनिका। तो इस श्वसनिका और इस श्वसनिका क्या हुआ है? शोथ। इनमें गड़बड़ हुई है, इनमें समस्या आई है। किस किस में? श्वसनी और श्वसनिका जो पाइप है इनके अंदर गड़बड़ हुई है, इनके अंदर समस्या आई है और उन समस्याओं के चलते श्वास लेने में क्या हुई है? कठिनाई, जिससे क्या होती है? घबराहट। और एक आवाज आती है जब श्वास लेते हैं तो घरघराहट क्या आएगी? आवाज। जैसे घरघराहट लेते हैं वैसे ये घरघराहट की आवाज आएगी जब आप श्वास लोगे। तो श्वास लेने में कठिनाई होगी, घबराहट जैसी महसूस होगी और साथ ही साथ घरघराहट आएगी। सांस लोगे तो आवाज आएगी घरघराहट की। और ये अस्थमा या अस्थमा एक प्रकार की क्या है? एलर्जी अभिक्रिया है। चलो ये पहला रोग हुआ। दूसरे रोग की तरफ चलें। दूसरा रोग है श्वसनी शोथ। ब्रोंकाइटिस। श्वसनी शोथ या इसी को क्या नाम दिया है? ब्रोंकाइटिस। इसमें क्या होता है ये देख लेते हैं। श्वसनी का शोथ है ये, पहली बात। दूसरी बात, श्वसनी में सूजन व जलन। श्वसनी में आएगी सूजन व जलन जिससे लगातार खांसी आएगी, श्वास लेने में कठिनाई आएगी।
वही हो रहा है यहाँ पर। श्वसनी शोध, यही जो हमारी प्राथमिक और द्वितीयक श्वसनी है, इसी श्वसनी में यहाँ पर अगर आगे चले तो इसमें आ जाती है स्वेलिंग, सूजन और जलन आती है। और जैसे ही स्वेलिंग होगी, सूजन आएगी, जलन होगी, तो इसका जो ल्यूमेन है, खाली जगह है अंदर की, वो कम हो जाएगी। खाली कम जगह कम होने से यहाँ पर श्वास लेने में क्या आएगी? कठिनाई। किसमें? श्वसनी शोध में। और इसमें लगातार क्या चलेगी? आपको खांसी चलेगी। तो श्वसनी में पहला काम होगा, श्वसनी शोध में सूजन आएगी, पहला काम। और दूसरा क्या होगा? वहां पर जलन। तो अंदर से दीवार में सूजन आएगी और जलन होगी, और अंदर दीवार में सूजन और जलन होने से अगर ये दीवार स्वेल हो गई है, सूज गई है, तो ये जो अंदर की खाली जगह है, ये कम हो जाएगी। इससे हवा, श्वास लेने में क्या आएगी? आपको कठिनाई आएगी और लगातार क्या चलेगी? खांसी। ये सब लक्षण किस में आएंगे? श्वसनी शोथ में। ये बीमारी श्वसनी शोथ जो ब्रोंकाइटिस है, यह श्वसनी की बीमारी है। इसमें सूजन और जलन होती है, तो इसी के कारण लगातार क्या चलेगी? खांसी। तीसरी बीमारी अगर हम देखें यहां से, वो है एम्फाइसेमा। तीसरी बीमारी है हमारी एम्फाइसेमा। इस एम्फाइसेमा में कुपिका की दीवार क्षतिग्रस्त, कुपिका का पृष्ठीय क्षेत्रफल घट जाएगा, श्वसन की दर घट जाएगी। मुख्य कारण, इस रोग का मुख्य कारण जो है वो है सिगरेट पीना। तो इस एम्फाइसेमा में क्या होने वाला है? ये जो हमारी कुपिका है, जिसके अंदर वायु आती है, ये कुपिका की जो दीवार है, वो दीवार क्या हो गई है? क्षतिग्रस्त। ये दीवार जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई है। और जब दीवार क्षतिग्रस्त हो गई है, तो ये गुब्बारा जिसमें हवा भरी जाती थी, ये गुब्बारा पूरी तरह फूल नहीं पा रहा है। और जब गुब्बारा पूरी तरह नहीं फूलेगा, तो O2 CO2 का आदान प्रदान संभव नहीं है। इस दीवार से O2 और CO2 का आदान प्रदान होने वाला था, और यही दीवार क्या हो गई है? क्षतिग्रस्त। और जब दीवार क्षतिग्रस्त हो गई है, तो O2 CO2 का आदान प्रदान जो है वो कम हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाएगा, श्वसन की दर कम हो जाएगी। और इस बीमारी को हमने क्या नाम दिया है? एम्फाइसेमा। इसमें भी श्वास लेने में क्या आएगी? कठिनाई। एम्फाइसेमा में भी श्वास लेने में क्या आएगी? कठिनाई। और लगातार आपको खांसी चलेगी। मुख्य कारण इस एम्फाइसेमा का है वो क्या है? सिगरेट पीना। सिगरेट पीना, लगातार सिगरेट पीने से एम्फाइसेमा रोग होता है। सिगरेट कैसे पीते हैं व्यक्ति? लगातार अगर कोई व्यक्ति सिगरेट पिए तो उसको कौन सा रोग होगा? एम्फाइसेमा। तो एम्फाइसेमा रोग जो है उसका कारण क्या है? लगातार सिगरेट पीना। इससे ये रोग होता है एम्फाइसेमा। तो एम्फाइसेमा में कुपिकाओं की जो दीवार है वो क्या हो गई है? क्षतिग्रस्त हो गई है। कुपिका का पृष्ठीय क्षेत्रफल घट गया है, श्वसन की दर कम हो गई है, और इससे श्वास लेने में क्या आएगी? कठिनाई। ये हमारा तीसरा रोग था। आखिरी रोग है हमारा व्यावसायिक फेफड़ा रोग। व्यावसायिक फेफड़ा रोग, ऑक्यूपेशनल लंग्स डिसऑर्डर।
पत्थर तोड़ने व फोड़ने का काम का कार्य। पत्थर तोड़ने व फोड़ने का कार्य जहां होता है वहां धूल के कण को निष्क्रिय करने की प्रतिरक्षा कमजोर हो जाती है। इससे होगा उदाहरण क्या क्या होगा इससे? फाइब्रोसिस, कपास मिल, दूसरा है रेशे की प्रचुरता, तो तीसरा है सिलिकोसिस। सिलिकोसिस में सिलिका जो कि सीमेंट फैक्ट्री, इससे फेफड़े को भारी नुकसान पहुंच सकता है। फेफड़े को भारी नुकसान होता है, मजदूर को मुखावरण का उपयोग यहाँ चले अब व्यवसायिक फेफड़ा रोग। व्यवसायिक फेफड़ा रोग उन व्यक्तियों में होता है जो कहाँ कार्य करते हैं? पत्थर तोड़ने और फोड़ने का कार्य करते हैं, मतलब गिट्टी मशीन में काम करेंगे, सीमेंट फैक्ट्री में काम करेंगे, कपड़ा मिल में काम करेंगे। वहां पर धूल के कण को जो जो भी धूल के कण हमारे वायु में है, वायु के साथ जाते हैं, उसे हमारा प्रतिरक्षा तंत्र मजबूती से लड़कर उनको निष्क्रिय कर देता है, नष्ट कर देता है। और वो धूल के कण कम क्वांटिटी में होते हैं, मात्रा में होते हैं। पर जब इन फैक्ट्रीज में काम होता है तो वो धूल के कण बहुत अत्यधिक मात्रा में होते हैं, जिसको हमारा प्रतिरक्षा तंत्र निष्क्रिय करने में क्या पड़ जाता है? कमजोर हो जाता है। प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर अगर पड़ जाए इनको निष्क्रिय करने में, तो ये धूल के कण कहाँ जाएंगे? शरीर के अंदर। और क्या क्या करेंगे? फाइब्रोसिस जो कहाँ होता है? कपास में। जो व्यक्ति कपास मिल में काम करता है उसको क्या होगा? फाइब्रोसिस। रेशा जहां रेशे की प्रचुरता है, ज्यादा मात्रा में रेशा है, वहां अगर व्यक्ति काम कर रहा है तो रेशा महिता। सिलिकोसिस, अगर सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसको कौन सी बीमारी होगी? सिलिकोसिस। ये तीन बीमारियां, घातक बीमारियां होंगी। कपड़ा कपास मिल में काम करने से फाइब्रोसिस, रेशा जहां प्रचुरता मात्रा में हो रेशा महिता, और सीमेंट फैक्ट्री में सिलिकोसिस। इन सभी से फेफड़ों को भारी क्या पहुंचेगा? नुकसान। तो ऐसे मजदूर जो इन फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, उन मजदूर को किसका प्रयोग करना चाहिए? मुखावरण, मास्क लगाना चाहिए, मुखावरण का प्रयोग करना चाहिए। हमने कोरोना में भी मास्क लगाया है और यहाँ भी अब हमको किसका प्रयोग करना चाहिए? मास्क का। तो मास्क का यहाँ क्या करना चाहिए? प्रयोग, मुखावरण का उपयोग करना चाहिए।
चलो अब ये जो 4 बीमारियां हैं इनको हम एनसीईआरटी से एक बार चेक कर लें। सबसे पहला है दमा या अस्थमा। श्वसनी और श्वसनिकाओं का शोथ है। श्वास के समय घरघराहट की आवाज आती है और श्वास लेने में कठिनाई आती है। जो मैंने आपको बताया वही का वही है यहाँ पर। दूसरा रोग है श्वसनी शोथ ब्रोंकाइटिस। श्वसनी का शोथ है। विशेष लक्षण श्वसनी में सूजन और जलन होगी और लगातार क्या आएगी, खांसी और श्वास लेने में दिक्कत, वही जो मैंने अभी बताया आपको। एम्फाइसेमा वात स्फीति। वात स्फीति एम्फाइसेमा एक चिरकालिक रोग है, लंबा चलने वाला रोग है। ये अचानक खत्म नहीं होता है, लंबा चलेगा, लॉन्ग टर्म डिसीज है ये, लंबी चलने वाले चिरकालिक रोग है, जिससे कुपिका की भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है। गैस विनिमय सतह घट जाती, जहां से गैसों का आदान प्रदान होता है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, घट जाता है। गैस विनिमय सतह क्या हो जाती है, घट जाती है। धूम्रपान मुख्य कारकों में एक है, तो इसका मुख्य कारण क्या है, कारक क्या है, धूम्रपान। मैंने बताया था सिगरेट पीना। चौथा रोग है व्यावसायिक श्वसन रोग। व्यावसायिक श्वसन रोग जो है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसीज जो है, कुछ उद्योगों में विशेषकर जहां पत्थर की घिसाई व पिसाई तोड़ने का कार्य होता है, उद्योग है, घिसाई पिटाई तो होगी वहां पर, इतने धूल के कण निकलते हैं कि शरीर की सुरक्षा प्रणाली उन्हें पूरी तरह निष्क्रिय नहीं कर पाती, निष्प्रभावी नहीं कर पाती उन्हें सुरक्षा प्रणाली, मात्रा बहुत ज्यादा है। दीर्घकालिक प्रभाव शोथ उत्पन्न कर सकता है, प्रवाभन शोथ उत्पन्न कर सकता है, जिसके कारण रेशमयता, जिनमें रेशमयता रेशी ऊतकों की प्रचुरता होगी, अत्यधिक मात्रा होगी, फलस्वरूप फेफड़ों को गंभीर नुकसान हो सकता है। इन उद्योगों में श्रमिकों को मुखावरण का क्या क्या करवाना चाहिए, उपयोग कर, वही सारी बातें हैं जो हमने देखी है। तो इस प्रकार ये चैप्टर क्या हुआ है, समाप्त हुआ है, कंप्लीट हो चुका है। अगला जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में, वो हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। शरीर द्रव्य तथा संचरण, परिसंचरण, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। थैंक यू।